हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल टारगेट सेमेस्टर। मैं हूं आपके एजुकेटर सिमरन। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 3 दैट इज पब्लिक फाइनेंस के बारे में। तो आज का टॉपिक आपका पब्लिक फाइनेंस का इंट्रोडक्शन होने वाला है। उसमें हम देखेंगे पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, रोल क्या है गवर्नमेंट का इस पब्लिक फाइनेंसिंग में। तो सारा इसके बारे में डिटेल स्टडी आज के इस टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो अगर याद दिलाऊं थोड़ा मैं आपको, तो जब हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो मैंने आपको समझाया था एक टॉपिक जिसका नाम था इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। किस तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स आया है, इमर्ज कैसे हुआ है। क्योंकि मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया भी था कि पहले के टाइम में सिर्फ आपका माइक्रो कंसेप्ट ही चलते थे, जिसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात करने की कही गई थी। ठीक, सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात होती थी। ठीक, तो यहाँ पे इंडिविजुअल की बात होने का मतलब इंडिविजुअल कंपनी अलग से बात होगी, इंडस्ट्री की अलग से बात होगी, फर्म की अलग से बात होगी। सब अपना अपना देख रहे थे किस तरह से डिमांड क्रिएट हो रहा है, किस तरह से सप्लाई करना है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन रखना है, कितना प्रोडक्शन रखना है। तो ये सारी चीजें सब कोई अपने स्तर से देख रहा था। लेकिन फिर जो चीज हुआ, इमरजेंस इस वजह से आया। तो मेन रीजन क्या था? मेन रीजन था आपका ग्रेट डिप्रेशन आना। ठीक, क्या आया था? ग्रेट डिप्रेशन आया था। ये ग्रेट डिप्रेशन कहाँ आया था? इस सब्जेक्ट में हम ये भी जानेंगे कि आपका बिजनेस साइकिल क्या होता है, जो कि मैं आपकी बात करती हूँ कि ग्रेट डिप्रेशन, डिप्रेशन होने के बाद जब एक साइकिल चल रहा होता है, तो जब बूम पीक पे और फिर रिसेशन और डिप्रेशन आता है, तो डिप्रेशन आने के बाद रिकवरी वाला स्टेज आना चाहिए, लेकिन वहां पर ये रिकवरी वाला स्टेज नहीं आया। सीधे डिप्रेशन से ग्रेट डिप्रेशन चला गया, जहां अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इसके पहले टॉपिक हमने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा है, जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही ज्यादा हो गया था। ठीक, और इंडस्ट्री जो है वो पीछे हट गई थी। तो उस केस में जो बात कही गई थी, जिस वजह से आपका ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट आया, जिस वजह से ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट आया, उसका रीजन यही था। उन्होंने मेन बात जो कही थी वो कही थी पब्लिक या गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि अगर जब आपका ये ऐसा स्टेज आता है आपकी इकोनॉमी में जहां पर सब अपना अपना फायदा बस देखने लगता है, और इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए, इकोनॉमी जब ग्रो करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता है या कोई इनिशिएटिव नहीं लेता है, तो वो इनिशिएटिव कौन ले पाएगा? आपका गवर्नमेंट, जो आपकी सरकार होगी, वो ले पाएगी यहाँ पर इनिशिएटिव। कैसे इनिशिएटिव लेगी? वापस से एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में हाथ डालेगी, या कुछ राशन देगी, सब्सिडीज देगी, ताकि एक इंडिविजुअल की इनकम जो है वो या तो इंक्रीज हो सके, या तो इनकम वो कमा सके, या जो इनकम है उसकी बच सके, ताकि वो उसकी इंक्रीज अदर चीजों की डिमांड वो कर सके। तो इनकम को बढ़ाने के लिए, लोगों को एम्प्लॉयड करने के लिए, साथ ही साथ अगर लोग एम्प्लॉयड रहेंगे तब डिमांड क्रिएट होगा, तो डिमांड क्रिएट होगा तब जाके इंडस्ट्री जो पीछे हट गई थी, बैकलॉग हो गई थी, वो फिर आगे आएगी, और जितने लोगों को निकाल दी थी नौकरी पे से, उनको वापस से रह के प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेंगी। तो ये सारे पूरे सिनेरियो के लिए आपका ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट आया था। इसीलिए आप इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है पब्लिक फाइनेंस, जो कि आज का ही लेक्चर है। इतनी कहानी बताने का मतलब यही था कि सीधे मैं चाहती तो टॉपिक स्टार्ट करके मीनिंग स्टार्ट कर दी थी, लेकिन आप रिलेट कर सको फर्स्ट यूनिट में जो पढ़ा, सेकंड यूनिट में जो पढ़ा, और फिर अब थर्ड यूनिट में जो पढ़ने वाले हो, सब एक सीक्वेंस में चल रहा है। तो अब पब्लिक फाइनेंस क्यों पढ़ना है? क्योंकि पब्लिक फाइनेंसिंग भी इंपॉर्टेंट है, जो कि कौन करता है? जो कि आपकी सरकार करती है, गवर्नमेंट करती है। इसलिए मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाने आई हूँ थर्ड यूनिट में। ठीक, तो गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट फाइनेंसिंग कैसे करती है, पब्लिक फाइनेंस का मीनिंग क्या हो गया, इन सारे डिटेल में स्टडी अब हम इसकी करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, स्लाइड ऐड करते हैं हम यहाँ पर। ओके सो चलो, हमने अब बात करनी है पब्लिक फाइनेंसिंग की। क्यों पढ़ रहे हैं पब्लिक फाइनेंस, ये आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका मैक्रो फाइनेंसिंग का ये टॉपिक क्यों आया है? क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात की गई थी आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इसलिए इसका टॉपिक यहाँ पर आया। अब मीनिंग क्या होता है पब्लिक फाइनेंस का, याद रखना। फाइनेंस का मतलब क्या है? फाइनेंस का सिंपल सा मतलब होता है कैसे आप अपने रिसोर्सेस को, अपने जो भी सोर्स है फाइनेंस के, फंड इकट्ठा करने के, फंड और मनी का डिफरेंस मैंने आपको समझाया होगा कई बार। ठीक, कई क्लासेस मैंने समझाया है। तो यूजेस ऑफ रिसोर्सेस, जो भी आपके फंड के सोर्सेज, उनको यूज कैसे करोगे? ठीक है, या तो यूजेस ऑफ फंड मैं लिखती हूँ, यूजेस ऑफ फंड, जो फंड है उसको आप यूज कैसे करोगे, और सोर्सेस कहाँ कहाँ से आपके आ जाते हैं, सोर्सेस कौन कौन से होंगे, सोर्सेस कहाँ से आएंगे आपके फंड के। यही दो मेन चीज की बात आपका क्या करता है, फाइनेंस करता है, कि कहाँ से आप अपने फंड को क्रिएट कर सकते हो, ला सकते हो, बना सकते हो, किस जगह इन्वेस्ट करें जहां से कैपिटल आपको फॉर्म हो, कैपिटल मिले,
तो पहला रेवेन्यू कहाँ पर आए और कहाँ कहाँ आपको यूज करना है इसकी बात की गई है, ठीक। कहाँ से आएगा पैसा, कितना पैसा कहाँ पर यूज होगा, इसकी बात आपके फाइनेंसिंग में होती है। अब आगे जो ये वर्ड पब्लिक लगा है, दैट मीन्स यहाँ पर सोसाइटी के लिए काम हो रहा है। किसके लिए काम हो रहा है? सोसाइटी के लिए काम हो रहा है। दैट मीन्स सोशल वेलफेयर के लिए काम किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक। तब सोशल वेलफेयर की जब भी बात आती है तो कौन आता है आपका? गवर्नमेंट आती है, ठीक। सोशल वेलफेयर की जब बात आती है तो कौन आता है आपका? गवर्नमेंट आता है। तो अब इन दोनों को साथ में अगर हम देखें, साथ में अगर देखें हम, दैट मीन्स कि जो आपका ये पब्लिक फाइनेंस है उसमें गवर्नमेंट की रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा, पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ कहाँ वो खर्चा करेगा, उसका एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पर है, ठीक। ये दो चीज की बात आपका पब्लिक फाइनेंसिंग करता है। क्लियर है? क्योंकि आप ये जानते हो, अगर आप सुने भी होंगे कि सरकार का काम है सोशल वेलफेयर करने का काम है उसका, ठीक है, सोशल वेलफेयर काम है, लेकिन सरकार को भी कहीं ना कहीं प्लानिंग की जरूरत होती है। उसको पता होना चाहिए कि कहाँ पर उसका पैसा कहाँ से इकट्ठा हो सकता है, कहाँ खर्च करने पे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, या कहाँ किस एरिया में किस फील्ड में खर्च करना चाहिए, अभी हमारे इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट क्या है, इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी। तो सिर्फ पब्लिक सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर वाले, जो बिजनेसमैन है, फर्म इंडस्ट्री है, सिर्फ उन्हीं को ही फाइनेंसिंग की जरूरत नहीं है कि सिर्फ उनके पास एक फाइनेंस मैनेजर होना चाहिए जो उसके सारे फाइनेंशियल चीजों को संभाले, लेकिन हमारी सरकार के पास भी होना चाहिए। और जिस केस में आपका ये पब्लिक फाइनेंस ही आपका ये पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, तो सरकार के पास भी आपका कौन है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, पूरी पूरी मिनिस्ट्री बनाई गई है आपके फाइनेंस को संभालने के लिए। और वही मिनिस्ट्री क्या करती है? पब्लिक फाइनेंसिंग के सारी चीजों को देखती है और लास्टली में क्या निकालती है? लास्टली में वो निकालती है बजट। इसमें ओवरऑल सारा प्लान पता रहता है कि साल भर में अब क्या करने वाले हैं, किस एरिया में, किस फील्ड में कहाँ खर्च होना है, कहाँ से पैसा जनरेट हो सकता है, रेवेन्यू कहाँ से आ सकता है। तो यही पूरा आपका पब्लिक फाइनेंसिंग होता है। क्लियर है? शॉर्ट में हमने समझ लिया है। अब एक एक करके हम इसका डेफिनेशन के तौर पे, मीनिंग के तौर पे पढ़ेंगे, ठीक। स्लाइड स्टार्ट होती है आपकी यहाँ से। क्या लिखा है? पब्लिक फाइनेंस इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। याद रखना, इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा पार्ट है, एक ब्रांच है, ठीक। क्योंकि इकोनॉमिक्स के अगर मैं ब्रांचेस बनाऊं, बहुत सारी चीजें आप इकोनॉमिक्स में पढ़ भी रहे हो अभी तक। अगर इकोनॉमिक्स की ब्रांच बनाओ, तो एक ब्रांच आपका आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक। फिर आपका पब्लिक फाइनेंस भी इसमें आ जाता है। क्लियर है? फिर आपका इसमें अदर चीजें जितनी भी इकोनॉमी से रिलेटेड है, ट्रेड हो गया, ट्रेडिंग हो गया, इसमें आ जाता है। दैट मीन्स बहुत सारे ब्रांचेस हैं आपकी इकोनॉमिक्स के, और उसी में से कोई एक जो है वो आपका ये पब्लिक फाइनेंस है। इसमें आप स्टडी किस चीज का करते हो? तो इसमें आप स्टडी करते हो हाउ दी गवर्नमेंट, किस तरीके से गवर्नमेंट रेवेन्यू को रेज करेगी, रेवेन्यू को लेकर आएगी और स्पेंड करेगी, खर्च करेगी, किस लिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कितना कहाँ पर खर्च कर रही है, इसकी बात कौन करता है, इसकी स्टडी कौन करता है? आपका पब्लिक फाइनेंस करता है। तो इन मॉडर्न इकोनॉमिक्स, आज के टाइम में जो इकोनॉमिक्स, नया इकोनॉमिक्स बना है, उसमें आप ये देखते हो कि गवर्नमेंट प्ले एन एक्टिव रोल नॉट ओनली इन मेंटेनिंग, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेंटेन करना है लॉ और ऑर्डर्स को, ठीक, कि सब कुछ नियम कानून के हिसाब से चलना चाहिए, सिर्फ इसको ही मेंटेन करना गवर्नमेंट का काम नहीं है, बट साथ में और क्या काम है? बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, ठीक, प्लानिंग करना, और साथ ही साथ सोशल जस्टिस भी रखना। ये तीनों ही काम है, मेजर काम है, जो कि आपके सरकार की बनती है। सिर्फ अपने हिसाब से काम हो, सरकार अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन बनाए, रूल रेगुलेशन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिर्फ इतने तक ही गवर्नमेंट का काम सीमित नहीं है, सिर्फ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सरकार की। सरकार की इससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे जो मेन बनती है वो होती है कि अपने कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो, उसको ग्रोथ में लेकर जाओ। अपने इकोनॉमी को, अभी हम डेवलपिंग चैनल तो डेवलप कंट्री बनाने की कोशिश में होती है, तो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी होगी, सोशल जस्टिस लाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज का मैनेजमेंट करना ही सरकार का काम है, जिसमें से एक जो इंपॉर्टेंट काम आता है वो आता है आपका पब्लिक फाइनेंसिंग, ठीक। तो ये था आपका नॉर्मल मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंसिंग। आगे देखते हैं इसमें क्या फंक्शन होता है। टू परफॉर्म इट्स फंक्शन सच एज, क्या बनाती है वो? बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, बिल्ड करना, रोड्स बनाना, बिल्डिंग्स बनाने, ये सारे काम आते हैं आपके पब्लिक फाइनेंसिंग में। पब्लिक फाइनेंसिंग में के ये इसके फंक्शन हुए। हेल्थ एजुकेशन हो गया, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में भी अच्छे काम करना, उसको भी इम्प्रूव करना, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, रिड्यूस करना गरीबी को, पॉवर्टी को घटाना,
साथ ही साथ गवर्नमेंट जनरेट फंड थ्रू टैक्सेशन, कहाँ से जनरेट करता है फंड? टैक्सेशन से फंड जनरेट करता है, बोरोइंग से जनरेट करता है और अदर सोर्सेज से, एंड एलोकेट देम थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर। वही जो बात मैंने आपको समझाई एक छोटे से सिंपल से वर्ड में, उसी को इस सेंटेंस में पूरा लिख दिया गया है कि यहाँ पर जो पब्लिक फाइनेंसिंग हो रही है, इस पब्लिक फाइनेंसिंग में सरकार का काम क्या है, सिंपल से वर्ड में लिखें तो पब्लिक एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करना है, ठीक, पब्लिक एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करना है, पब्लिक डेब्ट, दैट मीन्स कि पैसा कहाँ कहाँ से जनरेट कर सकता है, जो यहाँ पर लिखा है ये बात, बोरोइंग करके, टैक्सेशन करके, इससे वो जनरेट कर रहा है। और साथ ही साथ पब्लिक रेवेन्यू, और ये सब जनरेट करने के बाद जो रेवेन्यू उसके पास इकट्ठा हो रहा है वो कहाँ से आएगा। तो इन तीन मेजर चीज की बात करता है क्या, पब्लिक फाइनेंसिंग, कि पब्लिक रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होना है, खर्चा कहाँ पर करना है, जो किस लोगों पे ही करना है, सोशल वेलफेयर के लिए, समाज पे ही करना है, सोसाइटी पे ही करना है, और ऑन बिहाफ ऑफ कंट्री के अथॉरिटी होने की वजह से आप कहाँ से लोन लेकर, डेप्थ लेकर, बोरोइंग लेकर अपने काम को इजी बनाते हो। तो ये तीन काम आपके मेजर आते हैं किसमें, तो ये तीन कंपोनेंट भी होते हैं आपके पब्लिक फाइनेंस के, याद रखना पब्लिक फाइनेंस के ये तीन कंपोनेंट भी होते हैं, ठीक। चल आगे क्या है, तो मेनली तीन चीजों पे आपका, तीन क्वेश्चन पे आपका ये पब्लिक फाइनेंस जो है ये बेस करता है। वो तीन क्वेश्चन क्या है, याद रखना, ये तीन क्वेश्चन याद रहेगा तो आपको पूरा जो भी यूनिट चलने वाला है, क्योंकि आपका यूनिट थर्ड जो है वो पूरी तरीके से पब्लिक फाइनेंसिंग को लेकर ही है। तो ये तीन क्वेश्चन पे आपका पूरा एक टॉपिक ये डिपेंड करता है। वो तीन क्वेश्चन क्या है आपके, तो पहला है हाउ डज द गवर्नमेंट अर्न इनकम, कहाँ से गवर्नमेंट इनकम अर्न करेगी, दैट मीन्स कि यहाँ पर ये पब्लिक रेवेन्यू की बात कर रहा है, कहाँ से इनकम जनरेट होगी, पब्लिक रेवेन्यू की बात कर रहा है। नेक्स्ट जो आ रहा है उसमें है हाउ डज इट स्पेंड हिज इनकम, किस तरीके से अपने इनकम को ये स्पेंड कर रहा है, दैट मीन्स नेक्स्ट चीज जो आया वो आया पब्लिक एक्सपेंडिचर कहाँ होगा, कहाँ कहाँ खर्चा करना है। ये सारे टॉपिक हैं, इन टॉपिक्स के बारे में आपको भी पढ़ना भी है पूरे यूनिट में। नेक्स्ट बात हुई है किस चीज की, नेक्स्ट बात हुई व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दीज फाइनेंशियल बैड डिसीजन ऑन द इकोनॉमी, तो इकोनॉमी पे लास्टली क्या इफेक्ट पड़ रहा है इन पब्लिक फाइनेंसिंग का, दैट मीन्स पब्लिक रेवेन्यू और जो पब्लिक हम एक्सपेंडिचर यहाँ पर दिखा रहे हैं उसका क्या असर पड़ रहा है आपके पूरे इकोनॉमी पे, आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, डिक्लाइन कर रही है, कैसी चल रही है, इसका इफेक्ट देखना आपके पब्लिक फाइनेंसिंग में आता है। क्लियर है ये चीज, तो ये तीन सवाल आपके इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पब्लिक फाइनेंसिंग को समझाते हैं। तो जैसे कि हमारी कंट्री है इंडिया, कंट्री लाइक इंडिया, उसमें क्या इंपॉर्टेंट इज इंपॉर्टेंट टूल फॉर ग्रोथ, एक इंपॉर्टेंट टूल है ग्रोथ के लिए, इनइक्वालिटी घटाने के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए, ठीक। तो अल्टीमेटली पब्लिक फाइनेंसिंग क्यों हो रहा है हमारे देश में, ताकि हम ग्रो कर सकें, पॉवर्टी जो इनइक्वालिटी जो है, जो असमानता है उसको हम घटाएं, और जाके साथ ही साथ अपने जो भी आपकी अर्थव्यवस्था है उसको एक स्टेबलाइज कर सके, एक स्थिरता दे सकें। तो ये तीन इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रहे हैं। तो दिस यूनिट जो आपका ये यूनिट है वो क्या कवर करेगा, गवर्नमेंट क्या होती है, इनकम एक्सपेंडिचर क्या है, टैक्सेशन क्या है, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है विद पब्लिक डेब्ट, ये चार टॉपिक को यहाँ पर ये कवर करने वाला आपका ये पूरा यूनिट। मैंने यहाँ पर आपको लिख के समझा दिया कि यूनिट में आप करने क्या वाले हो, तो हेल्प करता है कैसे गवर्नमेंट फाइनेंसिंग करता है और कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ता है आपकी इकोनॉमी और सोसाइटी पे। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ये अब से स्टार्ट होने वाला था। ये था आपका पूरा इंट्रोडक्शन पब्लिक फाइनेंसिंग का, क्यों पढ़ना है पब्लिक फाइनेंसिंग, मीनिंग ऐसा डायरेक्टली आपके यूनिट में लिखा नहीं था, लेकिन यस आपको अगर समझना है आगे की चीजें तो पब्लिक फाइनेंसिंग पहले क्या होता था ये समझाना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपके लिए ये स्टार्टिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रखा। क्लियर है, ओके। सो आगे बढ़ने से पहले जान लो आपका BLLB सेकंड सेमेस्टर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 100% कवरेज सिलेबस के साथ, मेंटरशिप, PYQ क्वेश्चन सॉल्विंग और 24/7 डाउट सपोर्ट आपको मिलने वाला है। अभी तक जो भी बच्चे हो आपने ज्वाइन नहीं किया, एनरोल नहीं किया, जल्दी से आके एनरोल करा लो ताकि आपकी कोई भी क्लासेस आपसे मिस ना हो। हम अपना 100% दे रहे हैं, सिलेबस कवरेज कर रहे हैं, दैट मीन्स वो आपके लिए कर रहे हैं और आपको वो पूरा सब्जेक्ट क्लियरली पढ़ना है, दैट मीन्स हर लेक्चर आपको अटेंड करना है। जल्दी से ज्वाइन कर लो ताकि आप हमारे साथ क्लासेस स्टार्ट कर सको, ठीक। चलो आगे देखते हैं अब। तो अब जो टॉपिक स्टार्ट होता है ये है आपके सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है रोल ऑफ
गवर्नमेंट इन ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी में सरकार का क्या रोल रहता है, क्या उसका भूमिका रहती है, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। जैसा कि आपने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट जो आया है उसमें गवर्नमेंट का रोल इतना इंपॉर्टेंट बताया गया है, तो उसी हिसाब से वो कहा गया है कि एक इंडस्ट्री सेट हो जाती है, कंपनी सेट हो जाती है, एक फर्म बन जाती है, सारे काम हो सकते हैं। लेकिन जब भी एक गिरावट आती है आपके पूरे इकोनॉमी में, तो उस गिरावट पूरी इकोनॉमी को एक इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी देने के लिए और साथ ही साथ समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर के, सोसाइटी को बेनिफिट हो सके, तो उसके लिए गवर्नमेंट का रोल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो यहाँ पर वही टॉपिक आपका है कि गवर्नमेंट का रोल क्या है आपके ऑर्गेनाइज सोसाइटी में। दैट मीन्स सारी चीज ऑर्गेनाइज है, सब चल रही है, लेकिन जब जिस केस में आता है कि जहाँ पर गवर्नमेंट को एक्टिव रोल प्ले करना होता है, तो वहाँ उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या दायित्व रहते हैं, जिस वजह से वो क्या करे, वो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट ला सके। तो उसके कुछ सर्टेन फंक्शंस हैं, उन्हीं फंक्शंस के बारे में अभी हम देखते हैं। ठीक, यही है, देखो लिखा यही है, ऑर्गेनाइज सोसाइटी गवर्नमेंट प्ले करता है एक सेंट्रल रोल, जिसमें इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की बात की जाती है। फंक्शन क्या क्या है, एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फंक्शन आता है एलोकेशन फंक्शन। ठीक, एलोकेशन ऑफ फंड बोलो या एलोकेशन फंक्शन बोलो, सीधे एलोकेशन का मतलब ही है कि ये इंश्योर करना कि आपका जितना भी फंड आप इकट्ठा कर रहे हो उसको कहाँ कहाँ प्रॉपर वे में आप यूटिलाइज कर रहे हो, प्रॉपर वे में आप उसको यूज कर रहे हो, लगा रहे हो। जहां पर जरूरत, जिस भी सेक्टर में जरूरत है, इंडस्ट्री में, अरे किसी इंडस्ट्री में जरूरत है वहां लगा रहे हो, किसी हेल्थ केयर सेक्टर में जरूरत है वहां लगा रहे हो, एजुकेशन सेक्टर में जरूरत है वहां लगा रहे हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में जरूरत है तो उस सर्टन एरिया में लगा रहे हो, रिसर्च वाले आपके सेक्टर में जरूरत है रिसर्च एरिया में लगा रहे हो, टेक्नोलॉजी सेक्टर में लगा रहे हो। जिस भी सेक्टर में जरूरत है, जो भी इकोनॉमी की नीड है जिससे आपकी इकोनॉमी ग्रो करे, वहां पर अगर आप अपना एलोकेशन सही से करो, सरकार अगर ये चीज सही से कर रही है एफिशिएंट तरीके से, दैट मीन्स सही काम सही जगह और सही टाइम पे कर रही है, तो उस केस में आपका जो ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, वो बहुत ही बेटर रहेगा। ठीक, वही बात यहाँ कही है, इंश्योर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज हैं सरकार के पास, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, चाहे वो लेबर के रिसोर्सेज हो, एम्प्लॉय रिसोर्सेज हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, और भी जितने भी टाइप के रिसोर्सेज हैं, सारे रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज करना, यूज करना, इंश्योर करना इस बात को, वो एक गवर्नमेंट का मेजर काम है। ठीक, नेक्स्ट है प्रोवाइड पब्लिक गुड्स। डिफेंस हो गया, रोड्स हो गया, स्ट्रीट लाइट्स हो गए, ये पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करना, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर वाला कंपनी नहीं देगा। ठीक, क्योंकि उसको वहां पर प्रॉफिट नहीं दिखेगा। वो रोड क्यों बनवाएगा जब उसको प्रॉफिट नहीं देगा? वो रोड बनवाएगा भी तो उसका उस पर चलने के लिए वो उस पर टैक्स लेगा हमसे या सर्टेन फीस चार्ज करेगा। तो सरकार का ये काम है कि प्रॉपर रोड बनाया जाए, एक डिफेंस सिस्टम बनाया जाए, जो आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, ये एक सिस्टम बने ताकि आपको एक्सटर्नल किसी भी चीज से बचाना हो तो वो आपको आपके लिए खड़ा रहे, स्ट्रीट लाइट्स रहे। तो ये सारे काम, पब्लिक गुड्स देने के काम किसका है? पब्लिक फाइनेंस का है, दैट मीन्स गवर्नमेंट का है। तो पब्लिक फाइनेंसिंग आपको कहाँ कहाँ किस एरिया में पब्लिक गुड्स की जरूरत है, एक पब्लिक गुड्स होता है, एक प्राइवेट गुड्स होता है। पब्लिक गुड्स सबके लिए होता है, एक्सक्लूसिव सबके लिए ओपन होता है। ऐसा नहीं है कि मैं उस रोड पे चल जाऊंगा तो आप फिर चल नहीं सकते हो, वो सबके लिए होता है। तो ये ओपन फॉर ऑल होता है, इसलिए उसको पब्लिक गुड्स कहते हैं। ठीक, तो ये जो प्रोवाइड करना है वो किसका काम है? आपके सरकार का काम है, जो कि प्राइवेट सेक्टर वाला उतने अच्छे से वो सप्लाई ना करे, क्योंकि उसको वहां पर कोई फायदा नहीं दिखेगा। तो प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। लेकिन पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर को आगे लेके जाना। साथ ही साथ थोड़ा सा प्रॉफिट कमा सकता है किसी अदर सोर्स से, लेकिन जहाँ सोशल वेलफेयर की बात आती है तो वो उसकी प्रायोरिटी रहती है सरकार की। ठीक, नेक्स्ट आता है करेक्ट मार्केट फेलियर्स। जो मोनोपोली हो रहे हैं, जो एक्सटर्नलिटीज आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन एसिमेट्रीज हो रहे हैं, इनको बचा के रखना, इनको रोकना, इसका काम भी आपके सरकार का भी। क्या है इसको रोकने की बात जो मैंने की है? मोनोपोली की बात कर रहे हैं। तो मोनोपोली अगर रह जाएगी प्राइवेट हैंड में अगर मोनोपोली चली गई, दैट मीन्स एक अकेला एक ओनर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या सर्विस का, अगर ऐसा कोई हो गया, तो उस केस में वो जितना दाम रखना चाहेगा उतना दाम रखेगा, और फिर हम और आप उस पर कुछ नहीं कर पाएंगे। वो जितने भी बेच रहा होगा उतने में ही आपको खरीदना पड़ेगा। तो सर्टेन कुछ चीजें हैं, जैसे डिफेंस हो गया, उसमें सरकार की मोनोपोली है, रेलवे हो गया उसमें सरकार की मोनोपोली है। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिसिटी वाला हो गया, उसमें सरकार की मोनोपोली है। ये क्यों है? क्योंकि अगर नहीं रहेगी तो वो जो आम इंसान है वो उसको यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो कंपटीशन रहना, एक्सटर्नल चीजों को दूर रखना, इंफॉर्मेशन जो गलत मिल रहा हो उन सबको सही करना, वो सारे काम किसके हैं? गवर्नमेंट के हैं। इनका स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन वो इसीलिए बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर अभी बात करें तो रिचार्ज की अगर बात करें तो अभी
अगर जियो ने जिस तरीके से आगे अपनी चीज़ों को बढ़ाया था, जो भी ऑफर देने लगा था, वो बाकी अदर कोई भी कंपनी नहीं दे रही थी। लेकिन साथ ही साथ अगर बाकी जितनी थी, एयरसेल करके था, बंद हो गया। बीएसएनएल तो गवर्नमेंट का ही है, वो तो साइड ही रहा है, उसको अपडेट ही नहीं हुआ है, बहुत टाइम लगा उसको अपडेट होने में, अभी भी उस वैसे ही है। एयरटेल हो गया, और एक वोडाफोन और आइडिया था। वोडाफोन आइडिया बंद हो जाता अगर वो मर्ज नहीं होते, तो मोनोपोली क्रिएट ना हो, कंपटीशन बना रहे, उन्होंने मर्ज कर लिया अपने आप को, वो भी एग्जिस्ट करते रहे मार्केट में। साथ ही साथ एयरटेल ने अपने आप को उसी तरीके से इवॉल्व किया, बदला, और नई नई चीजें एक्सप्लोर करना, मार्केट रिसर्च करना शुरू कर दिया। तो देखा जाए तो अभी ये तीन है, तो आपको यहाँ पर मोनोपोली ऐसा सिचुएशन नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ये एयरटेल हो गया, हट गया, या वीआई आइडिया हट गया, तो जियो की पूरी मोनोपोली हो जाएगी, या जियो हट गया तो पूरे एयरटेल की मोनोपोली हो जाएगी। तो अभी ये कंपटीशन बरकरार है, तो तब भी आपको मिनिमम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेट में अब मिल तो रहा है, लेकिन हाँ कंपटीशन है, तो कम ज्यादा हम देख सकते हैं ऑफर कहाँ पर ज्यादा अवेलेबल है। लेकिन अगर यहाँ पर 3-4 चीज नहीं होते, 3-4 कंपनीज नहीं होती, तो उस केस में आपको क्या करना होता, जो एक वो दे रहा होता, आप चाहे वो 700 में दे, चाहे 1000 में दे, या 3000 में दे, कितने का भी दे, आपको वो खरीदना पड़ता। ठीक, आपके पास फिर कोई चॉइस नहीं रहता। तो इसको मेंटेन करना, इस पे इनिशिएटिव लाना गवर्नमेंट का काम है, कि ऐसी सिचुएशन आपकी कंट्री में, आपकी इकोनॉमी में ना आए। क्योंकि जहां पर ही मोनोपोली आ जाता है, तो वहां पर पूरी अथॉरिटी आ जाती है, मोनार्की आ जाती है। तो वो मोनार्की से आपको बचाने का काम भी किसका है? गवर्नमेंट का। क्योंकि सोशल वेलफेयर का ध्यान कौन रखती है? सरकार ही रखती है। ठीक, तो ये था आपका सबसे पहला फंक्शन। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दैट मीन्स रिड्यूस करना इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी को। जो भी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो बराबर दर से हो, इक्वलाइजेशन के साथ हो। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं इसके पास पैसा ज्यादा है उसको और पैसा दिया जाए, इसके पास कुछ नहीं है उसको कुछ नहीं दिया जा रहा है। तो दैट मीन्स वो जो यहाँ पर जो क्या डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, इनइक्वालिटी की बात की, उसको हटाने की बात की गई है। दैट मीन्स इक्वालिटी जो कहा जा रहा है यहाँ पर, तो सिंपल से मतलब होता है कि जो ज्यादा कमा रहा है, ठीक, जो ज्यादा कमा रहा है वो ज्यादा टैक्स देगा। ठीक है, सिंपल सा बात है। अच्छा, नॉर्मली समझना कि जिसके पास इनकम आ रही है, ज्यादा आ रही है, टैक्स स्लैब बना है आपके लिए, ज्यादा कमाओगे ज्यादा टैक्स दोगे, और ज्यादा कमाओगे और ज्यादा टैक्स दोगे। जो उसके पास इनकम कम है, ठीक, जो नहीं कमा रहा है इतना, तो दैट मीन्स जो आपको यहाँ से सरकार को टैक्स मिल रहा है, जो लोग ज्यादा कमा रहे हैं, ठीक, वो जो टैक्स यहाँ से मिलके इनकम आई सरकार की, उस इनकम को वो जो लोग नॉन टैक्स वाले हैं, जो टैक्स नहीं देते हैं, या जिनकी इनकम कम है, जिनकी इनकम कम है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा? तो ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगा सब्सिडी देकर, ठीक, राशन एक्सेट्रा देकर। ठीक है, तो ये सारे चीजों को देकर सरकार क्या कर रहा है, जो इनकम और वेल्थ है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम ये किसका है? गवर्नमेंट का ही है। तो रोल ऑफ गवर्नमेंट, जो भी आपके ऑर्गेनाइज सोसाइटी है वहां पर क्या ऑर्गेनाइज, क्या सारे सोसाइटी में, हर टाइप की सोसाइटी में आपके गवर्नमेंट का यही सारे रोल है। ठीक, तो सिंपली यहाँ पर लिखा भी है कि क्या क्या यूज हो रहा है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। जब भी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की बात आए, सिंपली समझना, इसको मिटाती हूँ, अच्छे समझाऊंगी, थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। यहाँ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब क्या हो गया? दो तरीके के टैक्सेशन होते हैं, प्रोग्रेसिव होता है, रिग्रेसिव होता है। हमारा इंडिया प्रोग्रेसिव टैक्सेशन फॉलो करता है, जिसका मतलब है कि अगर आपकी इनकम जितनी भी है, ठीक, आपकी इनकम अगर टैक्स स्लैब में आ रही है, ठीक, अगर 1 लाख है मान लो, ठीक, तो 1 लाख पे भी 5% लगेगा। 10 लाख है तो 10 लाख में स्टार्टिंग का 5%, फिर सीधे 10%, फिर 20%, ऐसे तरीके से है। दैट मीन्स जितना ज्यादा आप इनकम कमाओगे उतना ज्यादा आप टैक्स दोगे। इसी को प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं, जिससे किसी के साथ भी इनइक्वालिटी इस चीज नहीं होती है, पार्शियलिटी इस चीज नहीं होती है, कोई बाइसनेस नहीं रहती है। आप कम कमा रहे हो, कम टैक्स दो, कम परसेंटेज है। जैसे ज्यादा कमाओगे ज्यादा परसेंटेज पे टैक्स देना पड़ेगा, और कमाओगे और ज्यादा परसेंटेज पे टैक्स देना पड़ेगा। तो ये टैक्सेशन का, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो रहा है यहाँ पर, तो वेल्थ यहाँ से क्रिएट हो रहा है बिना किसी भेदभाव के, बिना कोई इनइक्वालिटी के, यहाँ पर वेल्थ क्रिएट हो रहा है। अब ये वेल्थ जो सरकार के पास आया है, जिनके पास नहीं है उनको बांटा जा रहा है, तो इक्वालिटी हुई। जिससे जिसके पास है वो दे रहा है, जिसके पास नहीं है उनको दिया जा रहा है, ताकि पूरी इकोनॉमी में एक इक्वालिटी, कोई भेदभाव ना रहे, कोई बाइसनेस ना रहे, कोई पार्शियलिटी ना रहे। तो सरकार का एक काम है कि वेल्थ जहां से जनरेट हो रहा है उस वेल्थ को सही प्रॉपर वे में एलोकेट करे, प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट करे, ताकि ये इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी ना रहे, वो रिड्यूस होए।
वेलफेयर स्कीम बनाए एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए और पॉवर्टी एविलेशन के लिए, ताकि गरीबी हटाया जाए, हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छा किया जाए और एजुकेशन, लोगों को एजुकेटेड किया जाए, नॉलेज दिया जाए। तो इस केस में ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में आता है। ठीक, सिंपल से जानो तो जितना भी पब्लिक रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है सरकार के पास, वो पब्लिक रेवेन्यू सही तरीके से कलेक्ट हो, कोई भी ऐसे पार्शियलिटी ना हो, और कलेक्ट होने के बाद सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट भी हो, कि उसमें भी लगे ना कि ये इनको ज्यादा मिल जा रहा है, हमको कम मिल रहा है। तो ये इनइक्वालिटी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो ये किसका काम है? सरकार का ही काम है। तीसरा काम आता है स्टेबलाइजेशन फंक्शन। तीसरा क्या काम है? स्टेबलाइज करना। किसको? मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो आपकी आर्थिक व्यवस्था है, जो आपकी आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, ये तीसरा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है गवर्नमेंट का, जिसमें आप क्या करते हो? कंट्रोल करते हो इन्फ्लेशन को, अनएम्प्लॉयमेंट को और बिजनेस साइकिल को। बिजनेस साइकिल, अगर नेक्स्ट आपका 4th यूनिट जो है उसमें बिजनेस साइकिल के बारे में ही है, कि आपका ऐसे चलता है, ठीक, बूम चल रहा होता है जहां आपकी बहुत ग्रोथ होती रहती है, पीक पे जाता है लास्ट पॉइंट, फिर आपका पीक पे जाने के बाद रिसेशन आता है, गिरावट आती है, फिर और कम हो जाता है, डिप्रेशन आता है, और डिप्रेशन आने के बाद वापस से ये रिकवरी वाला स्टेज आए, तो ये रिकवरी से वापस से ये नॉर्मल स्टेज आए, तो रिकवरी स्टेज आ सके, इसका ये काम किसका है? ये फंक्शन स्टेबलाइज करने का काम किसका है? सरकार का है। तो बिजनेस साइकिल हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तो इकोनॉमी डाउनग्रेड होगी, डाउनफॉल होगा उसमें, तो अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना, रोजगार देना लोगों को, और साथ ही साथ इन्फ्लेशन को मैनेज करते रहना। किससे इन्फ्लेशन मैनेज होता है? पढ़ चुके हो, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू, अदर जितनी पॉलिसीज बनती है उनके थ्रू। मेनली आप ये दो याद रखो, अदर सारे पॉलिसीज जो भी बन रहे हैं उसके थ्रू भी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन मैनेज किया जा सकता है। तो इसको मैनेज करना, कंट्रोल करना भी काम किसका है? सरकार का है। तो स्टेबलाइजेशन फंक्शन आपका तीसरा फंक्शन हुआ गवर्नमेंट का, जो उसको करना है। यहाँ फिस्कल टूल सरकार यूज करती है, टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर को ध्यान में रखते हुए। फिस्कल टूल क्या हो गया? फिस्कल टूल हो गया फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाता है। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाता है, जिसमें कितना टैक्स रेट रहेगा, कितना पब्लिक एक्सपेंडिचर रहेगा, ये दोनों चीज को यहाँ पर दिखाना पड़ता है सरकार को हर साल बजट निकाल के। क्या करके? बजट निकाल के इसको दिखाना पड़ता है। ठीक, ये था आपका तीसरा फंक्शन सरकार का। नेक्स्ट है आपका रेगुलेटरी फंक्शन। चीजों को रेगुलेट करना, प्रोटेक्ट करना, रूल्स रेगुलेशन के साथ सारे काम हो रहे हैं, लाइसेंस, इलीगल काम तो नहीं हो रहा है, कोई भी माल प्रैक्टिस तो नहीं हो रहे हैं, इन सारी चीज का ध्यान देना भी किसका है? गवर्नमेंट का काम है। तो फेम, लॉ एंड पॉलिसीज, सारे पॉलिसीज को बनाना, लॉ को बनाना अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, कोई लीगल एक्शन हो रहा है उस सबको ध्यान में रखते हुए पॉलिसी क्रिएट करना, काम करना, ये सारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन का काम करना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और फेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो, इन तीनों चीज का काम किसके लिए इंपॉर्टेंट है? सरकार के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि अपनी इकोनॉमी को बेटर बनाया जा सके। ठीक है, तो ये था आपका नेक्स्ट फंक्शन। तो कंज्यूमर का प्रोटेक्शन हो, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हो और फेयर ट्रेड प्रैक्टिस बने, इन तीनों चीज का काम किसका है? तीनों चीज का रोल प्ले करना आपके सरकार का है। दैट मीन्स ये रेगुलेटरी जो फंक्शन आया है, जिसमें प्रोटेक्शन की बात अगर की जा रही है, तो प्रोड्यूसर का भी हो, एनवायरमेंट का भी हो, कंज्यूमर का भी हो। दैट मीन्स हर कोई, किसी को भी, किसी भी सेक्टर में जो भी पर्सन है, जो कंज्यूमर हो गया हमारा और आपकी बात कर रहा है, जो प्रोड्यूसर हो गया, जो बना रहा है सामान, एनवायरमेंट हो गया, दैट मीन्स आपकी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की जो बात होती है, आजकल बहुत जगह सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल रखना है आपके एनवायरनमेंट को, दैट मीन्स नेचर को भी कोई दिक्कत ना हो, उसको भी प्रोटेक्शन मिले। तो जो भी काम हो रहे हैं वो ग्रीन फाइनेंसिंग के तौर पे हो, वो सारी चीज को भी, दैट मीन्स जहां पर भी नेचर प्रमोट हो रहा हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज हो, उसको प्रमोट करने का काम भी सरकार का है। इसीलिए आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट किया जा रहा है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है, जिससे आपके इन्वायरमेंट में कोई नुकसान ना हो। ठीक, तो ये फेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो, जो भी काम किए जा रहे हैं, ट्रेडिंग किए जा रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक ट्रेडिंग हो, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, फॉरेन ट्रेड करना हो, उन सब में फेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो, कोई भी ऐसे अनफेयर चीज ना हो, इलीगल चीज ना हो, माल प्रैक्टिसेस ना हो, उन सब चीज को ध्यान देने का काम भी किसका है? सरकार का ही है। तो ये आपका आया नेक्स्ट रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, फिर आता है आखिरी आपका जो आया है आपका डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट फंक्शन क्या है? जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर इंडिया, इसलिए यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इंडिया, जो कि एक रोल प्ले करना है आपके गवर्नमेंट को। क्यों करना है? ताकि कैसे कर सकते हैं प्रमोट, ताकि आपके क्यों करना तो समझ में आइए, डेवलपमेंट करना है क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हमें डेवलप बनना है। ठीक, हमें डेवलप बनना है तो उसके लिए हमें बहुत सारे इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। किसको सबसे ज्यादा इनिशिएटिव लेना है? सरकार को लेना है। कैसे?
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके आज जगह हर जगह देखोगे, हर जगह कहीं ना कहीं रोड्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, रास्ता बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं। तो ये सब क्यों बन रहे हैं? ताकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, ताकि आप ये डेवलप होने के स्थिति में आओ। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी, नए नए स्टार्टअप को प्रमोट किया जा रहा है कि ये स्टार्टअप करना चाहिए हमें। स्टार्टअप क्यों करना चाहिए? जो अभी नया पॉलिसी भी आया था कि 5 साल जो भी स्टार्टअप अभी खुलेगा उसमें 5 साल तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि ऐसा तो पहले से भी है, इसमें डिडक्शंस मिल जाते हैं। कोई भी अगर रूरल एरिया में अपना इंडस्ट्री खोल रहा था तो वहां पर ये था कि आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कम टैक्स 50%, जैसे साल भर में नहीं देना होता है, फिर 50%, फिर 30%, ऐसे करके आपका चलता है। ठीक, तो वो तो चलो एक अलग चीज था। अभी क्या चल रहा है कि कोई भी स्टार्टअप खुलेगा कहीं पर भी, उसको प्रमोट करने के लिए, ताकि इंडस्ट्री नई नई आएगी, नई नई फैक्ट्रीज खुलेंगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो उसको प्रमोट करने के लिए सरकार ने क्या किया कि उस पर टैक्सेशन 5 साल के लिए हटा दिया, कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा जितना भी आप कमाओगे उस पर। ठीक, तो ये एक इनिशिएटिव है ताकि इंडस्ट्री ग्रोथ कर सके। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होम, दैट मीन्स ह्यूमन जो है एम्प्लॉयमेंट है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, ताकि हर इंसान अगर एम्प्लॉयड रहेगा, उनके पास कैपिटल रहेगा, पैसा रहेगा, तो कहीं ना कहीं डिमांड क्रिएट होगा, इंडस्ट्री और डेवलप करेगी, प्राइसिंग नॉमिनल रहेंगी, इतना दे इंक्रीज ना देना, इन्फ्लेशन नहीं आएगा, हाइपर इन्फ्लेशन नहीं आएगा। तो इस केस में ये सारे डेवलपमेंट वाले काम जो है वो भी आपके सरकार के आते हैं, सरकार के हिस्से में आते हैं। क्योंकि इंडस्ट्री क्या करेगी? प्रॉफिट कमाने के लिए अपने आप को डेवलप तो करेगी, लेकिन आपको अगर ओवरऑल इकोनॉमी को डेवलप करना है तो उस इंडस्ट्री कैसे काम कर सकती है उसके लिए पॉलिसी बनाना, रूल रेगुलेशन बनाना, ताकि वो अपने लिमिट से भी बाहर ना जाए और उनका भी फायदा रहे और आपका भी फायदा रहे। तो ऐसी चीजें करनी है सरकार को। ठीक, और कहाँ पर नीचे लिखा भी इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक को डेवलप करना कहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जहां पर प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज्यादा वीक है। क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट कौन आपको देता है? प्रॉफिट आपको प्राइवेट सेक्टर ही देता है। सरकार का काम क्या है? सोशल वेलफेयर करना। सोशल वेलफेयर वो तभी कर पाएगी जब आपकी इकोनॉमी में पैसा रहेगा। तो प्राइवेट सेक्टर जहां पर भी वीक है, जो प्रॉफिट अर्न करके ला रहा है आपको, क्योंकि वो प्रॉफिट अर्न करेगा तो वो टैक्स भरेगा, टैक्स भरेगा, सरकार के पास इनकम आएगी। तो उस केस में जहां पर भी वीक प्राइवेट सेक्टर एरिया है उसको भी प्रमोट करना, उसको डेवलप करना, ये भी सरकार का ही काम है। तो ये था आज का आपका टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि पब्लिक फाइनेंसिंग क्या होता है, साथ ही साथ आपका रोल क्या है गवर्नमेंट का इस ऑर्गेनाइज सेक्टर में, पब्लिक फाइनेंसिंग किस तरीके से कर रहा है, तो उसके बारे में हमने आज के टॉपिक में देखा है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे उसमें यही रहेगा कि टैक्सेशन कैसे होता है, टैक्सेशन क्या है, और साथ ही साथ ये पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है, पब्लिक रेवेन्यू क्या है, इसके बारे में ही आपका ये टॉपिक स्टार्ट होगा नेक्स्ट। ठीक, चलो इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप आपने जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपका व्हाट्सएप लिंक दिया है, आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। कोई भी क्वेरीज हो, डाउट हो, उसमें जाके जरूर से पूछा करो। मेरे से कोई डाउट हो, कोई भी बात हो, कहनी हो, कुछ समझना हो, उसके बारे में भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। ग्रुप में ऐड करोगे, मैं उस ग्रुप में रहूंगी, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट, और क्लासेस जरूर ज्वाइन कर लो कि वहां पर भी अगर आप आ जाओगे तो भी आप मुझसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेकर या उससे आप मुझसे कनेक्ट कर सकोगे। ठीक है, कोचिंग के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो मुझसे। अगर कोचिंग पे भी फोन किया और कहा कि मेरे से बात करना है या सर्टेन पर्सन नाम अपना बता दोगे तो मैं जब भी आऊंगी यहाँ पर या फ्री रहूंगी उस टाइम आपसे कम्युनिकेट कर लूंगी खुद से। ठीक, चलो इसी के साथ एंड करती हूँ क्लास को। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, उसमें जरूर बताना कैसा लगा क्लास। थैंक यू सो मच, टेक केयर।